हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12th में चैप्टर 2 सॉल्यूशन के बारे में। ध्यान दो, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट होगा और फिजिकल केमिस्ट्री में से आपके न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ यहाँ पे आएंगे। ठीक है, हम भी यहाँ पे ध्यान ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पे ही देंगे, लेकिन पहले आज जो कुछ पोर्शन होगा थियोरेटिकल होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, हम डेली लाइफ में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो प्योर फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं। हम मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। हम वाटर की बात करते हैं, टैप वाटर की। टैप वाटर भी प्योर नहीं है। टैप वाटर में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं, लेकिन वो क्या है? होमोजीनियस है। यहाँ पे वर्ड आया है होमोजीनियस। होमोजीनियस होता क्या है? ध्यान दो, होमोजीनियस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन होंगे जिनकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म होंगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास वाटर का हमने एग्जांपल लिया, और भी हमारे पास चीजें हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि केवल लिक्विड ही सॉल्यूशन नहीं बनाते, सॉलिड भी सॉल्यूशन बनाता है, यहाँ तक कि गैस भी सॉल्यूशन बनाती है। जो हम सांस लेते हैं इस एयर में, क्या क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और भी बहुत सारी गैसें हैं। ये भी क्या है? कई सारे कंपोनेंट्स, मतलब सॉल्यूशन जिससे बन रहा, कंपोनेंट्स जो बोलूंगा मैं, कई सारे कंपोनेंट्स से मिलकर बनेगा, है ना, वो भी सॉल्यूशन है। सॉलिड का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो हमारे घर में बर्तन है आयरन के और कार्बन के बने, मतलब स्टील के बने हैं। स्टील किससे बनता है? आयरन से और कार्बन से। ठीक है, वो भी सॉल्यूशन है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में है। वहां पे क्या है? सॉलिड फॉर्म में है चीजें। हमारे पास और एग्जांपल है, आपने देखा होगा, ब्रास है, ब्रोंज है। ब्रास और ब्रोंज है। ब्रास किससे बनता है? कॉपर से और जिंक से। ब्रोंज किससे बनता है? कॉपर से और टिन से। कॉपर से और टिन से। ये भी मेरे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दो चीजों से मिलकर बना है। हमने अभी एयर का एग्जांपल लिया था, है ना, एयर का एग्जांपल लिया था। वहां पे काफी सारे कंपोनेंट थे, यहाँ पे दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो एक मेरे पास वर्ड आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कि जहाँ पे दो कंपोनेंट हो। जनरली जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो दो चीजों से मिलकर बनेगा। एक तो आपका सोल्यूट होगा। सोल्यूट मतलब घुलने वाला। सोलवेंट मतलब घोलने वाला। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है वाटर का और साल्ट का। आपने साल्ट को डाल दिया वाटर में, है ना, साल्ट को डाल दिया वाटर में, सॉल्यूशन बना, आपका एक मिक्सचर बना। ठीक है, वो क्या है? आपका सॉल्यूशन है। वहां पे घुलने वाला कौन था? सोल्यूट। वहां पे घोलने वाला कौन था? सोलवेंट। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में, अच्छा, साल्ट की जो फिजिकल स्टेट थी वो क्या थी? सॉलिड थी। सॉलिड थी ना। ठीक है, अब इस सॉलिड मतलब सोल्यूट ने अपनी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन में खो दी। ये क्या बन गया? आपका सोल्यूट बन गया। ये क्या है? आपका लिक्विड। इसने अपनी जो फिजिकल स्टेट बरकरार रखी है। फिर मैं कहूं कि सोलवेंट की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन में मिलती है, ये क्या हो गया? आपका सोलवेंट हुआ। वैसे भी जो सोलवेंट होंगे वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, देखिए अब हम डेफिनेशन पाते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। कुछ दो चार चीजें होंगी, हम आपको यहाँ बताएंगे। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस के बारे में आपको बताया हमने, एक बार और बता दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। ध्यान दो, आपने सॉलिड और लिक्विड को मिलाया, जो आपका सॉल्यूशन बना है वो लिक्विड बना है, मतलब एक फेज है उसकी। एक फेज का मतलब भी क्या है? वो होमोजेनियस सॉल्यूशन है। वो क्या है? होमोजेनियस सॉल्यूशन है। ध्यान दो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। आपको ये बात ध्यान रखनी है, नॉन रिएक्टिंग, है ना, वे आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, है ना। सबस्टांस whose composition can be varied with certain limits। जो कंपोजिशन है उनकी वो वेरी हो सकती है। वेरी हो मतलब कम ज्यादा हो सकती है। कम ज्यादा हो सकती है। आपने 500 ग्राम सॉल्ट लिया 1 लीटर वाटर में, सॉल्यूशन है। 250 ग्राम ले लिया सॉल्ट, तब भी सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्ट ले लिया, तब भी सॉल्यूशन है। मतलब कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है उसकी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है। कंसंट्रेशन कम ज्यादा होने पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हमारे पास जो फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है,
उसकी जो कंसंट्रेशन, अगर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन अगर 1 ppm होगी, ppm मींस पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, इसके बारे में बात करेंगे हम आगे, यही सी बात करेंगे। पार्ट पर मिलियन होगी तो हमारे टूथ डीके को प्रिवेंट करेगा वो पानी, ठीक है। अगर इसकी वाटर में फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 1 ppm होगी तो वही पानी हमारे टूथ डीके को फायदा कर, टूथ डीके होने नहीं देने का, मतलब फायदेमंद है। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन 1.5 ppm हो गई, इसकी कंसंट्रेशन अगर 1.5 ppm हो गई तो हमारे दांत को कलर्ड कर देगा, दांत पीले कर देगा, ठीक है। दांत क्या कर देगा, पीले कर देगा। फर्क पड़ा, 0.5 के डिफरेंस से फर्क पड़ा ना, यहाँ तो फायदेमंद था, यहाँ पे नुकसान कर रहा है। एक बात और, अगर हम फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन और बढ़ा देते हैं तो पॉइजन बन जाएगा, जी हाँ वो जहर बन जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा रेड पॉइजन, रेड पॉइजन में फ्लोराइड को एज ए सोडियम के साथ देते हैं। जो रेड पॉइजन होता है वो क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड NaF, ठीक है, इस फॉर्म में मिलता है रेड पॉइजन। तो आप देख रहे होंगे कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम टाइप्स, क्या क्या टाइप हो सकते हैं। देखिए इसके 9 टाइप होंगे, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, इसको रफ कर देंगे। अब देखिए बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। देखो इनके सॉल्यूशन 9, ये सॉल्यूशन 9 टाइप के होते हैं, और इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक काम करो, आप ऐसे लिख लो सोलवेंट और सोल्यूट, इसके नीचे सॉलिड 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 ध्यान दो, 3 बार लिखा है मैंने, 1 2 3 बार सॉलिड लिखा है, 3 बार लिक्विड और 3 बार गैस लिखा है। सॉलिड लिखो इधर, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बस इनके एग्जांपल सही होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने इधर सोलवेंट लिखा है आप सोलवेंट ही लिखो। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे 3 बार ये लिख दिया, ठीक है। अब इनके एग्जांपल देख लो एक बार, एग्जांपल्स देखिएगा। ये जैसे हमने कहा था 9 टाइप के होंगे। सॉलिड प्लस सॉलिड, देखिए इसका एग्जांपल होगा आपका एलॉयज, एलॉय मिश्र धातु, यहाँ पे हमने ब्रास और ब्रोंज का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलॉयज। अच्छा एग्जांपल है सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड मतलब लिक्विड घुलने वाला और सॉलिड घुलने वाला। देखिए सोडियम अमलगम, सोडियम सॉरी सोडियम अमलगम Na और Hg, पारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, ध्यान दो। देखो अमलगम किन्हें बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं कि अगर हम Hg को और किसी मेटल को मिलाएंगे तो अमलगम कहलाएगा उस मेटल का। जैसे एल्यूमिनियम और Hg को मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम अमलगम, गोल्ड अमलगम, प्लेटिनम अमलगम, सोडियम अमलगम। सॉलिड और गैस, सॉलिड और गैस, ओके ध्यान दो, घुलने वाली गैस होगी और घोलने वाला सॉलिड होगा। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम सरफेस, लिक्विड और सॉलिड, बहुत अच्छा एग्जांपल लेंगे तो सबको बताओगे। साल्ट सॉल्यूशन, घुलने वाला सॉलिड, घोलने वाला लिक्विड, क्या होगा, साल्ट सॉल्यूशन। अरे नमक डाल दो पानी में, चीनी डाल दो पानी में, ग्लूकोज डाल दो, यूरिया डाल दो, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, केवल मैं यहाँ पे लिखूंगा साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। लिक्विड प्लस लिक्विड, एल्कोहल प्लस वाटर, है ना, भाई दोनों लिक्विड होता है, एल्कोहल भी और वाटर भी। लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस मतलब के घोलने वाली गैस, घोलने वाला लिक्विड। सॉफ्ट ड्रिंक, ड्यू, स्प्राइट वगैरह ये सब कुछ हो सकते हैं ना, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है सब हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक, थम्स अप, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स। गैस प्लस सॉलिड मतलब घुलने वाला सॉलिड, हाँ हाँ, घुलने वाला सॉलिड और घुलने वाली गैस। आयोडीन वेपर इन एयर, आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन वेपर इन एयर। क्यों, आयोडीन सब्लिमाइज होता है ना, आयोडीन को आप गर्म करोगे सीधा लिक्विड में चेंज नहीं होगा, उसका क्या होता है सब्लिमेशन, मतलब वो सॉलिड सीधा में चेंज होता है
गैस में, ठीक है, उसकी वेपर बनती है गर्म करने पे, वेपर इन एयर, आयोडीन वेपर सॉलिड होता है, आयोडीन इन एयर, गैस। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, डस्ट वगैरह, स्मोक वगैरह एग्जांपल हो सकते हैं इसके। गैस और सॉलिड मतलब सॉरी, गैस और लिक्विड, घुलने वाला लिक्विड, घोलने वाली गैस। ध्यान दो, ह्यूमिडिटी इन एयर, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल फोग है। ह्यूमिडिटी इन एयर। देखो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको हम, इसके बाद कंसंट्रेशन पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके आज की इस वीडियो का। उसमें मोलैरिटी मोलैरिटी वगैरह आएगी। गैस प्लस गैस का एग्जांपल क्या होगा? एयर, क्योंकि एयर में क्या होता है भाई, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन हमने केवल ये लिखा है जो मेन दो गैसें है ना। एग्जांपल हो सकते हैं आपके टोटल 9 होगी, आप इनको याद कर लीजिए, वैसे याद हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। देखो अब हम बात करें कंसंट्रेशन की। ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हम दो कंपोनेंट मिलाएंगे, ठीक है, हम उनकी जो कंसंट्रेशन है उनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहला तरीका है इसका, परसेंटेज में कर देंगे, परसेंटेज में कर देंगे। ध्यान दो, इसको तो बहुत सिंपल तरीका, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये तरीका, परसेंटेज। ध्यान दो, दो तरीके से होता है, पहली मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज में क्या होगा? ध्यान दो, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है, सपोज करो आपने 2 ग्राम सोल्यूट या 2 ग्राम साल्ट लिया 8 ग्राम वाटर में, 8 ग्राम वाटर में, तो आप यहां पे लिखोगे मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट, है ना, और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, है ना। हमने क्या लिया था यहाँ पे? 2 ग्राम कंपोनेंट लिया था 8 ग्राम वाटर में, 2 ग्राम कंपोनेंट 8 ग्राम वाटर, टोटल मेरे पास 10 हो गया, इंटू 100 क्या हो जाएगा? 2/10 इंटू 100। ध्यान दो, हमने यहाँ पे अपनी तरफ से ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन करने में ज्यादा आसान होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपका। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो 20% NaCl का सॉल्यूशन, जो हम सॉल्ट लिया 20% का सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हम ऐसे ही, अच्छा देखो, अगर हम यहाँ पे मास परसेंटेज ले रहे हैं, इसको बोल देंगे W/W, मतलब कि वेट बाय वेट, है ना, ऐसे बोलते हैं इसको, आपने देखा भी होगा कुछ जो ऑइंटमेंट आते हैं, उन दवाइयाँ आती है, उनके ऊपर ऐसा लिखा मिलेगा आपको कहीं, है ना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलते हैं इसको। यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज है, यहाँ पे सिंपल है, हम यहाँ पे वॉल्यूम में बात करेंगे, है ना, कि हमने 2 ml लिया, पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट और टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट और इनटू 100, सेम ही है, ठीक है, सेम ही है। जो हमारे पास मास में था वह वहां मास यूज कर रहे थे, और यहाँ पे हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए थर्ड जो तरीका है, हम इसको मास वॉल्यूम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज कैसे? कुछ नहीं, वही है, हमने मास अपॉन मास लिया था पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या लिया? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। इसमें क्या लेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल होगा। मास ऑफ कंपोनेंट, mass of component in the solution, in the solution, और अपॉन में वही टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
और इंटू 100, सिंपल। ऊपर मास रखेंगे, नीचे वॉल्यूम रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो दूसरा तरीका होगा हमारे पास, वो हो गया मोलैरिटी। वो तरीका होगा हमारे पास मोलैरिटी। इसको बार बार रफ नहीं करते, वाइटनेस हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, ध्यान दो। मोलैरिटी से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, मोल्स। आई होप सबको आते होंगे मोल्स निकाले, लेकिन मैं बता रहा हूं यहाँ पर, कोई बात नहीं। मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स पे W अपॉन M। यहाँ पे W क्या है, मास है, और M क्या है, मोलर मास है। सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ 18 ग्राम H2O के मोल निकाल दो, 18 ग्राम H2O के मोल निकाल दो, या फिर 9 ग्राम H2O के मोल निकाल दो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो वेट है आपका वो क्या रखोगे, 18 रखोगे, और जो M है यहाँ पे वो क्या रखोगे आप, 18 रखोगे ना भाई। देखो H2O का जो मोलिकुलर मास होता है वो कैसे निकालते हो आप, H2O का मोलर मास, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हो आप, ध्यान दो। यहाँ पर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16। करो जरा, 2 + 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। हमने वही तो लिखा है यहाँ पे, वही तो लिखेंगे हम यहाँ पे 18। ऐसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 9 करेंगे, वेट होगा, और जिसका H2 का मोलिकुलर वेट है वो क्या होगा 18, 1/2 आ जाएगा। 1/2 मतलब 0.5, सिंपल है। ठीक है, ये मोल होते हैं, ये मोल निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि जो मोल्स है मोलैरिटी की डेफिनेशन में यूज होगा। ध्यान दो क्या कहता है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज, हम इस चीज को स्किप करने वाले हैं, ध्यान दो। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved in पर लीटर ऑफ, अच्छा हम यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब भी बोल रहे हैं इसको, है ना, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दो, हमने यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो मेरे पास n है वो क्या कहता है कि W/m, मतलब कि ये क्या है मास है, और ये क्या है मोलर मास है, किसका सोल्यूट का। ये क्या है आपका मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या है आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा W/m। मैं m को नीचे लिख लूं v के साथ, मैंने ऐसे किया है देखो, W/m और ये v लिखा हुआ था, तो मैं इसको नीचे ले आया भाई, तो मैथ्स से आ जाता है आपका W/m इंटू v, किस में लीटर में। ध्यान दो, अगर v को मतलब v लीटर है, अगर हमें ml में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे W/m, v को ml में जब हम चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैरिटी का, यूजुअली हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे मोलैरिटी को, W/m इंटू v, ml में होगा ये, और इंटू 1000। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखिए अगर आप यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जैसे कि NaCl या फिर Na2CO3 यूज कर रहे हो, और भी आयनिक कंपाउंड, ठीक है, तो इनके जो हम इसको मोलैरिटी बोलते हैं फॉर्मेलिटी। क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मूला यही होता है सेम, फॉर्मूला सेम यही होता है, ठीक है, बस नाम चेंज होता है फॉर्मेलिटी। लेकिन जो
कॉमनली यूज होता है, बहुत जनरल यूज होता है, वो नॉर्मेलिटी सॉरी मोलैरिटी ही यूज होता है, ठीक है। इस और हम यूज नहीं करते फॉर्मेलिटी, ठीक है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप फॉर्मेलिटी को भूल के बैठ जाओगे। आपके पास आपको जो याद होगा वो केवल मोलैरिटी याद होगा, लेकिन ध्यान रखना कि जब आयनिक कंपाउंड आता है तो हम मोलैरिटी यूज करने की बजाय जो टर्म है वो यूज करते हैं फॉर्मेलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास, मोल्स भी करते हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेशन भी सेम होती है, ठीक है। ध्यान दो, जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म होती है वो होगी आपकी मोलैलिटी। ध्यान दो क्या होगी, मोलैलिटी। ये क्या कहती है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। ध्यान दो, डिफरेंस है डेफिनेशन में मोलैलिटी की और मोलैरिटी की। मोलैलिटी में आता है सॉल्यूशन, यहाँ पर आता है सोलवेंट। हमने क्या लिखा है, ध्यान दो, वैसे तो जो मोलैलिटी है इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे मोलर मास भी स्मॉल m से होगा, मोलैलिटी भी स्मॉल m से होगी, तो हम मोलैलिटी को केवल मोलैलिटी लिखेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करने के m से, नहीं तो फिर हमें मोलर मास को m डैश लिखना पड़ेगा डिफरेंस करने के लिए, है ना। तो सीधा सीधा क्या लिखोगे आप, मोलैलिटी। क्या कहता है, क्या कहती है मोलैलिटी, n अपॉन w, किलोग्राम में है ना, w अपॉन m मोल्स है भाई, ये तो w अपॉन m किसमें, किलोग्राम में। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, w अपॉन एम डब्ल्यू। देखो मैंने कैपिटल W लिया है, कैपिटल W क्या है हमारे पास, ये है मास ऑफ सोलवेंट। भाई हमने आपको बताया था सोलवेंट ज्यादा अमाउंट में होता है तो हमने कैपिटल में ले लिया। जो मेरे पास ये है W स्मॉल w, सोल्यूट का वेट है, सोल्यूट का मास है, हमने कम अमाउंट में होता है तो हमने स्मॉल में ले लिया, ठीक है। ग्राम में कैसे लिख सकते हैं इसको हम, और हम इसको लिख सकते हैं W अपॉन m। आपको पता ही होगा हम कैसे लिखते हैं अगर हम इसको ग्राम में करना हो। हमने पीछे क्या किया था मोलैलिटी में, लीटर को ml में किया था, हम यहाँ पर किलोग्राम से ग्राम में कर रहे तो 1000 से ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो गया आपका, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया आपका, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो गया, ओके, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखते हैं। नॉर्मेलिटी को जनरली हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved in per लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डीएम क्यूब, है ना। देखो नॉर्मेलिटी क्या होगा हमारे पास, नॉर्मेलिटी होगा ग्राम, पूरा लिख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन लीटर्स, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बनेगा आपका, देखो ये मेरे पास ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ये क्या होता है, W अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ये तो हमारे पास कि क्या चल रहा, जो W चल रहा, मास क्या चल रहा हमारे पास सोल्यूट का मास चल रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था ये चेंज नहीं होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट।
देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इक्विवेलेंट मास नहीं निकालना आता होगा, कोई बात नहीं, मैं वो भी सिखाऊंगा यहाँ पर। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे मैं इसको वी कह दूं, लीटर में है ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इतना बड़ा लिखने के अच्छा है, मैं इसको कैपिटल ई कह दूं। कैपिटल ई क्या होगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट होगा। तो मेरे पास n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन कैपिटल ई अपॉन V। कैसे लिख लेंगे इसको हम, n इज इक्वल टू W अपॉन, ये लीटर में चल रहा बच्चों, EV लीटर में ना। या फिर ऐसे देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, थाउजेंड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, W इज इक्वल टू, सॉरी W अपॉन ई, V का है में ml में इंटू 1000, है ना। या फिर ये है कि आप एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, W इज इक्वल टू एन ई वी अपॉन 1000, ये ml में है आपका, W इज इक्वल टू नी बन जाएगा। ये सिंपल तरीका है, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये आपको बताएंगे हम यहाँ पर। इक्विवेलेंट वेट देखिए सबका अलग अलग तरीके से निकलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड की बात करते हैं अगर हम, तो मोलर मास ऑफ एसिड, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन एसिड की होगी बेसिसिटी। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मैं H2SO4 की बात करता हूं तो H2SO4 का मोलर मास होगा 98। इसके पास जितने H पॉजिटिव होंगे, मतलब जितने H पॉजिटिव डोनेट करेगा, कैसे करेगा, ऐसे करेगा ना, 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो जो उसकी बेसिसिटी होगी वो 2 होगी, तो 98 अपॉन 2 कैसे निकलेगा, ये क्या निकलेगा, 49 आ जाएगा। ये क्या होगा आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। ठीक है, सिंपल। और देखिएगा बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस की। अगर हम बेस की बात करते हैं तो मोलर मास ऑफ बेस, मोलर मास ऑफ बेस अपॉन में आएगा आपका, बेस की होगी आपकी एसिडिटी, बेस की होगी आपकी एसिडिटी। फॉर एग्जांपल NH ले लीजिए आप, है ना। जो NH का मोलर मास क्या होता है, वो 40 होता है। ये अपना H पॉजिटिव देगा, जितने H पॉजिटिव देगा कोई बेस, वही क्या होगी उसकी एसिडिटी। 1 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा आंसर आपका 40। तो इक्विवेलेंट मास जो होगा NaOH का वो क्या होगा 40। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे कि BaOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, इसका मोलर मास होगा, जब भी कुछ होगा आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे 2H नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, साल्ट का हम कैसे निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, ध्यान दो। यहां पे क्या होगा, वही मोलर मास ऑफ साल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। मतलब ये देखिए, समझिए, सपोज करो आपका NaCl है, NaCl का मोलर मास जो भी होगा आप लिखोगे यहाँ पर, कितना होता है NaCl का मोलर मास, 58.5 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे Na पॉजिटिव में है, तो इसकी जो पॉजिटिव वैलेंसी है वो कितनी है, Na पॉजिटिव की, सॉरी सोडियम की, वो क्या होगी 1 होगी, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी क्या होगा आपका 58.5 ही होगा। और देखिएगा, सपोज करो आपका यहाँ पे CuCl2 है, ये MgCl2 ले लो आप, तो यहाँ पे आप मोलर मास रखोगे CuCl2 का, नीचे क्या रखोगे 2, साल्ट का निकल जाएगा। और देखिए मास ऑफ एन आयन, कोई आयन होगा आपका, ध्यान दो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज, जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा, इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा उस आयन का, ठीक है। कुछ रिलेशन है यहाँ पर मेरे पास नॉर्मलिटी में और मोलरिटी में, वो देख लीजिएगा एक बार।
देखो ये तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप अगर आप पढ़ने बैठे, ठीक है, तो कोई पेंसिल लेके बैठते होंगे। आप अगर वीडियो देखने बैठे तो खाली हाथ मत बैठिए, कोई पेंसिल लेके बैठिए। ध्यान दो, हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं। सपोज करो आपको नॉर्मलिटी निकालनी है किसी एसिड या बेस की। हम यहाँ पे किसी एसिड की बात करते हैं, सपोज करो पहले नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, ठीक है। तो जो उसकी मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी होगी, ठीक है, और जो उसकी एसिड क्या है, बेसिटी है ना, बेसिटी लिखेंगे हम, उनमें रिलेशन होगा। सपोज करो आपको किसकी नॉर्मलिटी निकालनी है, आपको उसकी मोलैरिटी पता है, तो उसकी बेसिटी मल्टीप्लाई कर दो उसमें मोलैरिटी में, तो आपको क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो जो नॉर्मलिटी है, अगर हम मेरे पास सेम तरीका होगा बेस का, नॉर्मलिटी ऑफ बेस, उसकी मोलैरिटी हमें पता होनी चाहिए। मोलैरिटी क्या होगी उसकी, एसिडिटी क्या होगी, सिंपल तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मलिटी था, कुछ रिलेशन थे, जब मैंने आपको पता इक्विवेलेंट मास निकालना बताया, ठीक है। देखिए इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगी आपकी वो न्यूमेरिकल की होगी, हम न्यूमेरिकल कराएंगे उस वीडियो में, और केवल न्यूमेरिकल ही होंगे, ठीक है। एक चीज और देखिए आप यहाँ पे, वो बतानी जरूरी है। कभी कभी वैल्यू ना दे करके कि मोलरिटी की कितनी वैल्यू है, ठीक है, वो कहता है कि मोलर, सिर्फ मोलर कहता है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, जिसमें हमने आपसे कहा न्यूमेरिकल कराएंगे। और देखो न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। अगर तुमने मोलर कहा तो उस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी 1 मोल, मतलब मोलरिटी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर वो आपसे कहता है सेमी मोलर, और ये नॉर्मलिटी भी लागू होता है, सेमी नॉर्मल, ठीक है, तो मतलब m/2, उसकी मोलरिटी क्या होगी, हाफ होगी। अगर वो आपसे कहता है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो उसकी जो मोलरिटी होगी 1/100 होगी। आपसे कहता है डेसी मोलर, तो जो मोलरिटी होगी उसकी वो क्या होगी, m/10 होगी, 1/10 होगी, 1/10 होगी। वो आपसे कहता है मिली मोलर, वो आपसे कहता है मिली मोलर, तो उसकी जो मोलरिटी होगी वो क्या होगी, 1/1000 होगी, ठीक है, 1/1000 होगी। ध्यान दीजिए, हम इस फील्ड में फिलहाल इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो हम आपको, जैसे आपको बताया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे इन सब फॉर्मूला के ऊपर, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है, ठीक है।